हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ तनु। वेलकम टू दिस सेशन। हम सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे थे। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कुछ दिन का बीच में गैप हुआ था, बट अभी हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर वाला जो सीरीज हमारा चल रहा था, उसमें हम सीडीपी के क्वेश्चंस और उसके साथ साथ हम ईवीएस के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। तो आज के वीडियो में हम ईवीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमने 4 पेपर पहले ही डिस्कस कर लिया था और जो आज का पेपर हमारा होगा वो 6 जनवरी का है। ये जो पेपर है वो 6 जनवरी का है। आप देख सकते हैं कि ये 6 जनवरी का पेपर है। तो इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे। सीटेट का फॉर्म भी फिलअप हो ही रहा है, तो हम सीटेट के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि ईवीएस और सीडीपी हम कर ही रहे हैं। तो अभी हम ईवीएस की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हम पहले से ईवीएस के पेडागोजी को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इसका कोई कंटेंट होता नहीं है, इसीलिए हमें प्रैक्टिस करना होगा। बिना प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हो नहीं पाएंगे और इसका कोई कंटेंट होता नहीं है। तो आप जब सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं। बहुत टफ़ क्वेश्चन आते नहीं हैं, जनरल नॉलेज पे बेस्ड होता है। बस आप उसको प्रैक्टिस करके जाएंगे तो वो आपको बहुत ईजी लगेंगे। तो ये हमारा ईवीएस वाला सेक्शन आप देख सकते हैं। ये ईवीएस का सेक्शन है और इसमें हम पहले पेडागोजी के पार्ट को डिस्कस करेंगे। और जब पेडागोजी कंप्लीट हो जाएगी हमारी सीटेट 2022 की, तो उसके बाद हम उसके कंटेंट वाले पार्ट को भी डिस्कस करेंगे। इसके पहले भी मैंने 2011 से लेकर 2019 तक की वीडियोस को यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हम थोड़ा जल्दी करेंगे अब, क्योंकि क्वेश्चन पेपर बहुत सारे हैं अपने पास, तो सभी क्वेश्चन हमें देखने हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन में गृह अधिविन्यास का क्या उद्देश्य है। द पर्पज़ ऑफ होम असाइनमेंट। अधिविन्यास का मतलब क्या है? असाइनमेंट होता है। तो इसका क्या उद्देश्य होता है? तो पुनरावृत्ति और सुदृढ़ीकरण होता है, घर पर समय का सदुपयोग होता है, या फिर विद्यालय में सीखी संकल्पना में दक्षता होता है, और या फिर सीखने का विस्तार होता है। तो असाइनमेंट से हम क्या करते हैं, उससे हमारा पुनरावृत्ति ये सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन आपको सबसे बेस्ट चीज़ की तरफ जाना है। सदुपयोग ऐसा कोई मुख्य उद्देश्य नहीं है। ये सब चीज़ें अपने आप उसमें आ जाती हैं, वो अलग बात है, लेकिन मुख्य उद्देश्य में ये सब शामिल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हमारा डी क्वेश्चन, मतलब डी वाला जो ऑप्शन है कि सीखने का विस्तार होता है। असाइनमेंट कराने का मतलब यही होता है कि आपने क्या सीखा, उसका विस्तार होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश में एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग। तो सीखने का विस्तार होता है असाइनमेंट से। और कभी भी ऐसा हम मतलब ऑप्शन नहीं लगा के आएंगे कि इससे हमारे टाइम का सदुपयोग होता है। ऐसे ऑप्शंस को नहीं लगा के आना है। अगला क्वेश्चन है कि शीला ने कक्षा 3 के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए उपप्रकरण पशु लिया है। सब थीम पशु लिया है। निम्नलिखित में से कौन से प्रकरण उनके अधिगम के विस्तार के लिए लाभदायक होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है कि शीला ने कक्षा 3 के विद्यार्थियों को शीला को पढ़ाना है। उन्होंने उप प्रकरण क्या लिया है? पशु लिया है। तो चारों ऑप्शन में से ऐसे कौन से ऑप्शन होंगे जो उनके अधिगम के विस्तार के लिए लाभदायी होंगे। तो पहला ऑप्शन क्या है कि किसी कविता से स्थानिक पशुओं के नामों का उच्चारण करना, प्राणी उद्यान के पशुओं और स्थानिक पशुओं के चित्रों को देखना, प्राणी उद्यान में पशुओं या जानवरों को देखना। अगला है कि पशुओं के चित्र के कट आउट देखना। तो चारों ऑप्शन में से क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चारों ऑप्शन में से सी ऑप्शन की तरफ अगर आप जाएंगे, चारों ऑप्शन में से आप सी ऑप्शन की तरफ अगर जाएंगे तो आपको सबसे अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राणी उद्यान में पशुओं और जानवरों को देखना, ये जो है वो रियल लाइफ से ज़्यादा कनेक्टेड है। पहला ऑप्शन क्या है कि पशुओं के नाम के उच्चारण करने से बहुत अधिगम का विस्तार नहीं हो जाएगा। सबसे बेस्ट की तरफ जाना है हमें। और
प्राणी उद्यान के पशुओं और स्थानिक पशुओं के चित्रों को देखना। चित्रों को देखने से ज़्यादा इफेक्टिव क्या होगा? प्राणी उद्यान में बच्चों को खुद ले जाया जाए या फिर उनको जानवरों को दिखाया। ज़रूरी नहीं है कि प्राणी उद्यान में ले जाकर ही दिखाया जाए। अगर जानवर नॉर्मल भी दिखा सकते हैं तो हम उसको भी दिखा सकते हैं। तो यही ऑप्शन सी में बोल रहा है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। और पशुओं के चित्रों के कटआउट दिखाना, जैसे कि आपने पेपर में से बहुत सारे चित्र पशुओं के काट लिए हैं तो उसको दिखाना, तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है कि जल से संबंधित त्योहारों को समुदायों द्वारा मनाने को ज्ञात करने के लिए 4 ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया है कि जल से संबंधित त्योहारों को समुदायों के द्वारा मनाने को ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति कौन सी है? सहपाठी के द्वारा सीखना, समुदायों के त्योहारों के वीडियो देखना, परिवार और समुदाय के बुजुर्गों से बातचीत करना, शिक्षक से चर्चा करना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जल से संबंधित त्योहारों को समुदाय के द्वारा मनाने को ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति कौन सी है? तो जल से संबंधित कोई त्योहार है, कोई समुदाय उसे मनाता है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है? सहपाठी के द्वारा सीखना, समुदायों के त्योहारों के वीडियो को देखना, परिवार तथा समुदाय में बुजुर्गों से बातचीत करना, शिक्षक से चर्चा करना। बेसिकली ये क्वेश्चन कह रहा है जल से संबंधित त्योहारों को समुदायों के द्वारा मनाने को ज्ञात करने के लिए, मतलब जल से संबंधित कोई त्योहार है और कोई समुदाय उसे मनाता है, उसके बारे में हमें जानने के लिए चारों ऑप्शन में से सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? तो सहपाठी के द्वारा सीखना और समुदायों से संबंधित वीडियो को देखना, ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन इससे बेस्ट ऑप्शन भी और कोई है, परिवार और समुदाय के बुजुर्गों से बातचीत करना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे शिक्षक से चर्चा करना ऑप्शन कोई भी ख़राब नहीं है, लेकिन यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन की तरफ अगर जाएंगे तो परिवार और समुदाय में बुजुर्गों से बातचीत करना, जिन्होंने पहले ये सब मना लिया है या फिर इसके बारे में जो चीज़ें वो जानते हैं वो रियलिस्टिक वे में जानते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो क्या होगा? बिल्कुल ही यहाँ पे क्या होगा? क्वेश्चन है कि कक्षा 1 और कक्षा 2 में पर्यावरण की कोई भी पाठ्य पुस्तक क्यों नहीं होती है? तो पर्यावरण अध्ययन के प्रति कौशल शिक्षक की हैंडबुक में सुझाए गए संकेतों के द्वारा पढ़ाए जाते हैं, तो ये बात तो बिल्कुल ही सही नहीं है। अगला है कि पर्यावरण अध्ययन की महत्वपूर्ण संकल्पनाएं शिक्षकों के द्वारा संचालित पारस्परिक क्रियाकलापों के द्वारा पढ़ाए जाते हैं, या फिर पर्यावरण अध्ययन से संबंधित संकल्पना और कौशल भाषा और गणित के द्वारा सिखाए जाते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि जो पर्यावरण की कोई भी पुस्तक नहीं होती है प्राइमरी में, उसका मेन कारण यही है कि वहाँ पे जो पर्यावरण बच्चों को पढ़ाया जाता है वो भाषा और गणित दोनों के द्वारा सिखाया जाता है। यहाँ पे चौथे ऑप्शन में बोला गया है कि भाषा के द्वारा सिखाए जाते हैं जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन मेन बात तो ये है कि पर्यावरण से कक्षा 3 में, कक्षा 4 में और कक्षा 5 में, इसमें जो भी पर्यावरण की बुक होती हैं वो अलग से बना दी जाती हैं, लेकिन कक्षा 1 में और कक्षा 2 में पर्यावरण से संबंधित संकल्पना और कौशल भाषा तथा गणित के द्वारा सिखाए जाते हैं। तीनों बातें इसमें इंक्लूड होती हैं। संकल्प मतलब पर्यावरण की कॉन्सेप्ट भी होते हैं उसमें, और भाषा का कौशल भी होता है, और मैथ के भी कॉन्सेप्ट होते हैं। तो इन तीनों को इंटीग्रेट करके, एकीकरण करके और समाहित करके पढ़ाया जाता है। तो सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। और ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछे गए हैं। अलग अलग तरीका अलग ज़रूर है, लेकिन क्वेश्चन ये बहुत बार पूछे गए हैं। अगर आपने मेरा प्रीवियस ईयर का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। मैंने 2011 से लेके 2021 तक के सारे क्वेश्चन पेपर ईवीएस के भी कराए हैं, कंटेंट का भी और पेडागोजी का भी। अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, और उसके बाद अगर आप इसको देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम ही क्लियर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 80 नंबर वाला क्वेश्चन आज का, कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण है? सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण कौन सा है? जल है, समाज से जुड़ा तो नहीं है ये।
जंगल है, स्मारक है, समुदाय है। तो ये तो बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन था। आप देख सकते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन भी सीटेट में हमेशा ही पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इस बार ही क्वेश्चन पेपर ईज़ी आए हैं, हर बार आते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर कोई भी कह रहा हो कि पेपर बहुत टफ आता है या फिर जैसा भी कोई बोल रहा हो, अगर आप प्रीवियस ईयर करके जाते हैं तो आपको एक्चुअल में पेपर का लेवल पता होता है। तो ये क्वेश्चन कितना ईज़ी था, मतलब क्या था इसमें कि सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण क्या है? समुदाय है, बस। तो ये तो आपके फ्री के नंबर थे। और कोई भी मतलब अगर कोई सीरियस कैंडिडेट होगा तो ये जनरल नॉलेज पे, मतलब जनरल जो चीज़ें हैं वो उसको गलत करके नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की संकल्पनाओं को प्राथमिक स्तर पर प्रस्तुत करने का उपागम ऐसा है कि विद्यार्थियों को भोजन, आश्रय इत्यादि के विषय में ज्ञात करने के लिए अपने परिवार और समुदाय के सदस्यों से परामर्श लेना पड़ता है। इसका क्या कारण है? एक बार फिर से मैं क्वेश्चन को रीड करती हूँ कि पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना को प्राथमिक स्तर पर प्रस्तुत करने का उपागम ऐसा है कि विद्यार्थियों को भोजन, आश्रय इत्यादि के विषय में ज्ञात करने के लिए अपने परिवार और समुदाय के सदस्यों से परामर्श लेना पड़ता है। इसका क्या कारण है? विद्यार्थी अपने परिवार और समुदाय के सदस्यों के निकट होते हैं। परिवार और समुदाय भोजन, आश्रय इत्यादि के संबंध में अधिक जानकारी रखते हैं। अधिगम का प्राथमिक स्रोत विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। पियाजे के मनोवैज्ञानिक नियम सीखने की सामाजिक अन्योन्य क्रियाओं पर आधारित हैं। तो आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको जो बहुत अच्छे और सिस्टमेटिक वे में दिया गया है, आप उसको क्वेश्चन के आंसर में आप देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखें तो बच्चे समुदाय और परिवार के निकट होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पर विद्यार्थी अपने परिवार और समुदाय के सदस्यों के निकट है। लेकिन क्वेश्चन को देखिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो ये बात ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से हम और ऑप्शन को देखते हैं कि परिवार और समुदाय भोजन, आश्रय इत्यादि के संबंध में अधिक जानकारी रखते हैं। तो ये बात भी अपने आप में उतनी सही नहीं है। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ही सही होगा। क्यों? क्योंकि अधिगम का प्राथमिक स्रोत विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होती है। तो यहाँ पे क्या होगा? थर्ड ऑप्शन जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है कि अधिगम का जो प्राथमिक स्रोत है वो विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ही सही है, क्योंकि ये बहुत ही सिस्टमेटिक वे में लिखा गया है। तो अब विद्यार्थी क्वेश्चन क्या था कि पर्यावरण की संकल्पना को प्राथमिक स्तर पर प्रस्तुत करने का ऐसा उपागम कि विद्यार्थी भोजन, आश्रय इत्यादि के विषय में ज्ञात करने के लिए अपने परिवार और समुदाय के सदस्यों से परामर्श लेना उचित समझते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों का जो अधिगम होता है वो सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ होता है। ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है और बहुत टफ क्वेश्चन भी ये नहीं था। सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक बाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है? विद्यार्थी कक्षा में मिश्रित सहपाठी समूह बनाए जाए, पढ़ाने के लिए श्रव्य पाठों का अधिक विकास किया जाए, कार्यों को भागों में बांटे और पृथक रूप से भागों को पूरा करें, स्पर्शी शिक्षण अधिगम सामग्रियों का अधिक उपयोग करें। तो पहला ऑप्शन क्या है कि संज्ञानात्मक बाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है? कक्षा में मिश्रित सहभागी, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संज्ञानात्मक बाधित कॉग्निटिव तरीके से, जिसकी मतलब बुद्धि कम काम करती है, ऐसे बच्चों के लिए सर्वाधिक कौन सा उचित विधि हो सकती है? कक्षा में मिश्रित सहपाठी समूह बनाए जाए, या फिर पढ़ाने के लिए श्रव्य पाठों का अधिक विकास करें, या फिर कार्यों को भागों में बांट दे और पृथक रूप से भागों को पूरा करें, या फिर स्पर्शी शिक्षण सामग्रियों का अधिक प्रयोग करें, या फिर स्पर्शी शिक्षण सामग्रियों का अधिक प्रयोग करें। तो इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन क्या होगा कि कार्यों को भागों में बांट दे और पृथक रूप से कार्यों को पूरा करें। जो भी बच्चे बुद्धि से थोड़े कमज़ोर होते हैं उनका
संज्ञानात्मक रूप से कमज़ोर होते हैं या फिर उसमें कोई बाध्यता होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे बच्चों के कार्यों को क्या किया जाता है कि उसको भागों में बाँट दिया जाता है और उन्हें अलग-अलग तरीके से कार्यों को करने के तरीके बताए जाते हैं, जिससे कि वो बिना बोर हुए अपने काम को कर सकते हैं और मतलब बहुत टफ टास्क उनको नहीं दिए जाते हैं, उनको छोटे-छोटे भागों में कार्यों को दिया जाता है ताकि वो उसको पूरा कर सकें। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि पाठ योजना में ईवीएस की विषय वस्तु के विश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक चरण है? सामग्री के उद्देश्यों का गठन करना, सामग्री को सिखाने के संसाधनों की पहचान करना, अनुद्देशीय उद्देश्यों के आकलन की परियोजना को बनाना और अगला क्या है कि संकल्पना मानचित्र बनाना। तो ईवीएस की विषय वस्तु के विश्लेषण के लिए कौन सा आवश्यक चरण है? सामग्री के उद्देश्यों का गठन करना आवश्यक है, सामग्री को सीखने के संसाधनों की पहचान करना आवश्यक है या फिर अनुद्देशीय उद्देश्यों के आकलन की परियोजना बनाना। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सही होगा, इसमें मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सही होगा, संकल्पना मानचित्र बनाना। यहाँ पे क्या होगा कि संकल्पना मानचित्र बनाना। पाठ योजना में ईवीएस की विषय वस्तु के विश्लेषण के लिए सबसे आवश्यक चरण क्या होगा? तो मान संकल्पना, हाँ यार, इसमें मतलब संकल्पना मानचित्र बनाना। कोई भी अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, सबसे पहले हमें उसमें संकल्पना मानचित्र बनाना होता है, उसके बाद कार्यों को आगे बढ़ाना होता है। तो कॉन्सेप्ट मैप का प्रयोग हमें करना होता है। तो ईवीएस का परियोजना बनाने के लिए सबसे बेस्ट चारों ऑप्शन में से सबसे पहला चरण क्या होगा और सबसे आवश्यक चरण क्या होगा कि उसका कॉन्सेप्ट का मैपिंग करना, कॉन्सेप्ट मैपिंग कर लेना कि मतलब इस कॉन्सेप्ट में ये सारी चीज़ें हमें इंक्लूड करनी है और उस तरीके से उस अपने कार्य को आगे बढ़ाना। तो डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। और 84 नंबर वाला क्वेश्चन है कि सतत और समग्र मूल्यांकन में समग्र शब्द किससे संबंधित है? तो सतत और समग्र मूल्यांकन में समग्र वर्ड किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक स्तर से, सहपाठ्यचर्या क्रियाकलाप से, समग्र विकास से या फिर शैक्षिक क्षेत्र से। तो समग्र का वर्णन क्या है कि समग्र विकास से, होलिस्टिक डेवलपमेंट से है, मतलब सारे पार्ट के विकास को इसमें समाहित कर लेना, किसी को भी ना छोड़ना, तो हर चीज़ को इसमें समाहित कर लेता है समग्र वर्ड। तो समग्र विकास से संबंधित है। तो यहाँ पे हमारा 84 नंबर वाला ये क्वेश्चन था। अब 85 नंबर वाला क्वेश्चन अगर हम देखें तो पर्यावरण अध्ययन के सीखने के आकलन का एक उदाहरण कौन सा है? पर्यावरण अध्ययन के सीखने के आकलन का एक उदाहरण कौन सा है? तो अगर हम देखें कि कौन सा उदाहरण है, तो कार्यपत्रक के द्वारा विद्यार्थियों का भारत के मानचित्र पर भारत के तटीय राज्यों को खोजना, विद्यार्थियों को अगले स्तर में भेजने के लिए वार्षिक परीक्षाएं लेना, पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं के निष्पादन के स्तर को ज्ञात करने के लिए अर्धवार्षिक परीक्षाएं लेना, अभिभावकों को उनकी उपलब्धियों के विषय में बताने के लिए इकाई के अंत में परीक्षा लेना। तो आपको खुद ही समझ में आ रहा है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बेस्ट होगा। क्या वार्षिक परीक्षाएं लेना सही होगा? ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। अर्धवार्षिक परीक्षाएं लेना होगा? ये तो होगा ही नहीं। पाठ के अंत में परीक्षा लेना और वो भी विद्यार्थियों के अभिभावकों को दिखाने के लिए, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे अगर आप देखें कि कार्यपत्रक के द्वारा विद्यार्थियों का भारत के मानचित्र पर भारत के तटीय राज्यों को खोजने के लिए कहना, तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ही सही होगा। चारों ऑप्शन में से आप एक ही तरफ जाएंगे। हो सकता है कि अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा बने कि ये ऑप्शन भी हो उसमें, लेकिन हो सकता है इससे भी बेस्ट ऑप्शन उसमें रखे गए हों। तो पेडागॉजी की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि हम उसको याद नहीं कर सकते। चारों ऑप्शन में से आपको सबसे बेस्ट वन को चूज़ करना होता है हमेशा ही। तो ज़रूर कोई आप ऑप्शन याद नहीं कर सकते कि इस तरीके के ऑप्शन आएंगे तो आप उसको टिक लगा देंगे। हो सकता है कि इससे और ज़्यादा प्रैक्टिकल हो अगला मतलब कोई और ऑप्शन, तो आप उसको लगाएंगे। बहुत ही ये सब्जेक्टिव होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो क्या होगा, वो बिल्कुल ही सही है। ओह! इस तरीके का क्वेश्चन था। इस तरीके का क्वेश्चन था तो भी ए ही सही होगा, क्योंकि आप तीनों को एलिमिनेट कर सकते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा लेना, इकाई के अंत में परीक्षा वो भी अभिभावकों को दिखाने के लिए लेना, या फिर वार्षिक परीक्षा लेना, आप इसको तो काट ही सकते हैं, तीनों को काट देंगे तो वैसे भी ऑप्शन आपका ए ही बन रहा है। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही ऑप्शन होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा।
और आजकल तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। तो पर्यावरण अध्ययन NEP 2020 के अनुसार अनुभवात्मक सीखने में वृद्धि के लिए शिक्षण शास्त्रीय अभ्यासों का चुनाव कीजिए। पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि पर्यावरण अध्ययन में अनुभवात्मक सीखने में वृद्धि के लिए शिक्षण शास्त्रीय अभ्यासों का चुनाव कीजिए। पर्यावरण अध्ययन की चुनिंदा अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करना। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला का एकीकरण करना, तो ये बात तो ठीक है, कला का एकीकरण करना ये बात तो ठीक है। और पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानी कहने का एकीकरण करना ठीक है, क्योंकि बच्चों को प्राइमरी लेवल पे पर्यावरण में कहानी के माध्यम से बातें बताई जाती हैं। लेकिन कुछ चुनिंदा टॉपिक पर ही ध्यान केंद्रित करना, तो ये बात ऑप्शन में सही नहीं है। तो आप बी और सी की तरफ जाएंगे, यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 87 नंबर वाला क्वेश्चन। एक प्राणी उद्यान में जाने पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से प्राणी उद्यान के जानवरों के खाने की आदतों, उनके देश, बाहरी लक्षण जैसे कि आकार, रंग, बाल इत्यादि को खोजने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप के द्वारा वह किन प्रक्रिया कौशल को विकसित कर रही है? अवलोकन करना, प्रश्न पूछना, संवाद करना और प्रयोग करना। तो यहाँ पे आप प्रयोग तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। प्रश्न पूछना, वर्गीकरण करना, मापन या संवाद करना, अवलोकन करना, प्रश्न करना, संवेदनशीलता और उसके बाद क्या है संवाद। प्रश्न करना, अवलोकन करना, संवेदनशीलता और प्रयोग करना। तो आप प्रयोग तो यहाँ पे कर ही नहीं रहे हैं, आप यहाँ पे प्रयोग तो कर ही नहीं रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि प्रयोग तो आप कर नहीं रहे हैं, इसलिए आप प्रयोग को एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि आप पूछ रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, जानकारियाँ इकट्ठी कर रहे हैं, तो आप इसको करेंगे नहीं। उसके बाद आप मापन भी नहीं कर रहे हैं, इसको भी आप काट देंगे। यहाँ पे आप अवलोकन कर रहे हैं, क्योंकि आप जानवरों को देख रहे हैं, वहाँ पे उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं उनके बारे में, संवाद भी कर रहे हैं, मतलब कि बातचीत हो रही है वहाँ पे, और संवेदनशीलता भी विकसित हो रही है। जब आप जानवरों को देखते हैं तो उनके बारे में पूछते हैं, जानते हैं, तो आप उसके लिए संवेदनशील भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। अवलोकन करना भी हो रहा है, यहाँ पे प्रश्न करना भी हो रहा है, संवेदनशीलता और संवाद भी हो रहा है। तो इसमें कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन था नहीं। एक बार आप क्वेश्चन फिर से देखेंगे अगर, तो जानवरों के खाने की आदत, उनके देश, बाहरी लक्षण, आकार, रंग, बाल इत्यादि को खोजने के लिए कहा गया है। यहाँ पे कोई प्रयोग नहीं हो रहा है, सिर्फ खोजने के लिए कहा गया था। आप कैसे खोजेंगे? लोगों से बातचीत करके ही, प्रश्न पूछ के खोजेंगे, और इससे आपके अंदर संवेदनशीलता जनरेट हो जाएगी जानवरों के प्रति। तो ये बात भी है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। अगला है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का थीम कौन सा है? तो आपको मैंने थीम वाला वीडियो पढ़ाया भी था, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि 6 थीम है, उसमें क्या क्या आता है। आप ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं। उसमें ना तो मौसम था, ना ही सामग्री था, और ना ही ये था। यहाँ पे क्या था? जल था। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का कौन सा थीम है? तो यहाँ पे क्या था? 88 जल था। लेकिन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का कौन सा थीम है? तो यहाँ पे जल ही होगा। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि पर्यावरण अध्ययन के आकलन में एक शिक्षक कौन से उच्च स्तरीय चिंतन वाले प्रश्न का चुनाव करेंगे? पर्यावरण अध्ययन के आकलन में एक शिक्षक जो है वो कौन से उच्च स्तरीय प्रश्न का चुनाव करेंगे? हम कौन सी 5 जड़ें खाते हैं? क्या होगा यदि पृथ्वी पर पेट्रोल और डीजल ही ना हो? पत्तियों का हरा रंग किस कारण होता है? और बीज बोने से लेकर गेहूं तक की फसल काटने के चरण कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पे 89 नंबर वाला क्वेश्चन है कि आप देख सकते हैं कि पर्यावरण अध्ययन के लिए उच्च स्तरीय क्वेश्चन जो है वो इसमें से क्या हो सकता है? तो उच्च स्तरीय क्वेश्चन इसमें से क्या हो सकता है कि आप मतलब 5 जड़ें, कौन से 5 जड़ें आप खाते हैं? तो इसके लिए एक मतलब 8-10 मिला कर ही आप आंसर देंगे। मतलब किस 5 जड़ों को खाते हैं? तो मैक्सिमम सब उन्हीं जड़ों को खाते हैं। तो इसका तो बहुत सोच विचारने वाला आंसर इसका होगा नहीं। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है, तो इसका भी एक ही वर्ड में आंसर है। बीज बोने से लेकर गेहूं
कि फसल काटने तक के चरण भी कौन-कौन से हैं, तो वो भी एक फ़िक्स्ड स्टेप होते हैं, मतलब हर कोई भी करेगा वही स्टेप से जाएगा आगे। तो ये भी नहीं होगा, लेकिन ये होगा कि क्या होगा यदि पृथ्वी पर पेट्रोल और डीज़ल ही ना हो? तो ये आपको सोचने के लिए मजबूर कर सकता है ये क्वेश्चन। इसीलिए उच्च स्तरीय चिंतन वाले प्रश्न में हायर थिंकिंग लेवल थिंकिंग वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं, उसमें हमें सोचना विचारना होता है। तो यहाँ पे हमें मतलब सोचना पड़ेगा कि क्या होगा यदि पृथ्वी पर पेट्रोल और डीजल ही ना हो तो। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन जो कि 90 है और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि 8 विद्यार्थियों के 5 समूह में से प्रत्येक समूह ने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए लघु नाटिका प्रस्तुत किया। उनके पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं की समझ और सृजनात्मक अभिव्यक्ति का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन किससे किया जाएगा? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 8 विद्यार्थियों के 5 समूह में से प्रत्येक समूह ने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए लघु नाटिका प्रस्तुत किया था। 8 विद्यार्थियों के समूह ने 5 समूह में प्रत्येक समूह के वन्य जीवों के संरक्षण के लिए लघु नाटिका प्रस्तुत किया। उनके पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा की समझ और सृजनात्मक अभिव्यक्ति का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन कौन करेगा? पोर्टफोलियो करेगा। पर्यावरण अध्ययन की संप्रत्यय की प्रस्तुति और समझ के आकलन के लिए रूब्रिक्स हो गया। प्रस्तुति का अवलोकन और रिकॉर्डिंग हो गया। और पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं को जांचने के लिए प्रस्तुति के अनुसार पेन पेपर टेस्ट। तो पेन पेपर टेस्ट तो एकदम नहीं होगा, ये तो एकदम ही गलत हो गया। प्रस्तुति का रिकॉर्डिंग करना ये भी नहीं है। यहाँ पे पोर्टफोलियो भी नहीं है। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक है कि पर्यावरण अध्ययन और संप्रत्यय की प्रस्तुति और समझ के आकलन के लिए रूब्रिक्स का निर्माण करना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। इस तरीके से हमने आज 6 जनवरी 2022 के क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट पेपर जो है वो 7 जनवरी का होगा। इसी तरीके से हम सीडीपी ईवीएस के सारे पेडागॉजी वाले क्वेश्चन को करेंगे और इसी तरीके से हम कंटेंट वाला पार्ट भी करेंगे। आपने कहाँ जहाँ कहीं से भी ईवीएस पढ़ा है, अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करवा रही हूँ और वो भी बिल्कुल नए क्वेश्चंस को, तो आप उसको ज्वाइन करिए और देखिए कि आपने जो पढ़ा है वो बिल्कुल ठीक पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। अगर आपने जो भी पढ़ा है उसमें कोई और नोट्स बनाया है, उसमें कुछ छूट रहा है, तो आप उसको उसमें ऐड भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।